हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के 2022 में जो पेपर हुए थे उसके सॉल्यूशन लेकर आए हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न है कि कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। तो ये जो समूह दिखाई दे रहे हैं, आवर्त दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे उसके बारे में बता दूं। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C। इसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, जब टूटता है तो 2,4 में टूटता है। हालाँकि इससे भी ज़्यादा एक अफबाव का नियम होता है, जो आपको इंटर में देखने को मिलता है। हाई स्कूल के बच्चों को तो देखने को नहीं मिलता, पर इंटर वालों को देखने को मिल जाता है। जैसे में ये जो पहला वाला 2 है, तो वो 1s2 ऐसे ऐसा होता है, यानी कि पहले आवर्त के एस ब्लॉक में ये जाता है। ये जो 4 है, ये पहले सॉरी 1 नहीं, 2s2 बनता है, फिर 2p2 बनता है। ओके? तो इसमें इतना तो आ गया समझ में। आगे मैं देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आवर्त का कैलकुलेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 2 और 4, ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस वजह से 2 कैलकुलेट करके आपको आवर्त की संख्या तो 2 मिल जाएगी। इतना समझ में आया क्या? आवर्त आपका 2 है, 4, 5 नहीं है। जिसमें जितने भाग बनते हैं उतना ही आवर्त होता है। फिलहाल 1s2, 2s2, 2p2, क्योंकि 2, 2 4, 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये जो है पी में पहुँचा है। पी में अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो इसमें जो दो आगे के जो 2 खंभे होते हैं वो एस के होते हैं। फिर यहाँ पे एक लंबा-सा खंभा जो होते हैं, इसमें 10 कॉलम होते हैं, ये डी के होते हैं। यहाँ पे देखिए एसपीडीएफ होता है, एसपीडीएफ होता है। तो यहाँ वाला जो होता है ये पी के होते हैं, इसमें टोटल होते हैं 6 खंभे, डी वाले में होते हैं 10 खंभे और एस वाले में होता है 2 खंभे और एफ वाला जो आपने नीचे देखा होगा एक लंबा-सा अलग से बना रहता है, एफ वाला वो होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो ये समूह की बात कर रहे हैं, जैसा समूह 14 यहाँ पे सही जवाब है, वो कैसे हो गया? ये शुरू के 2 हो गए, ठीक है? ये बीच वाले डी के हो गए 10, ये 10 जुड़ जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 दिखाई दे रहा है, पी में दूसरा दिखाई दे रहा है, तो पहला छोड़ के दूसरे में रहेगा, तो 2 और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा टोटल 10 दूनी 12 दूनी 14। इस वजह से ये 14 प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो समूह 14 आवर्त दूसरा, समझ में आ गई बात? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही ये कैलकुलेट किया जाता है। एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा-सा आवर्त सारणी में, ठीक? तो चलिए आवर्त सारणी में ही देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये जो आपके शुरू के 2 दिखाई दे रहे हैं, ए एस ब्लॉक के तत्व हो गए। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए। ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गए डी ब्लॉक के तत्व और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व हो गए, ठीक? कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो कार्बन हो गया आपका पी ब्लॉक का तत्व, ठीक? इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। आपका 6 हो जाता है 2,4, ठीक? ये जो 2 होता है 1s2, 2s2 और 2 सॉरी 2 अरे नहीं यार, 2p2 में हो गया, ठीक? तो यहाँ से आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p2 में घुसता है। इस आगे वाले 2 को देखते हुए आप कहेंगे ये देखो, ये जो पहली लाइन दिखाई दे रही है हाइड्रोजन हीलियम वाली, ये पहला आवर्त हो जाएगा। ये दूसरा आवर्त होगा, दूसरे आवर्त में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ओके? फिर पी का दूसरा है, तो भैया यहाँ से देखेंगे ये 2 तो हो गया एस के, 10 हो गए आपके डी के, 10 2 12 हो गए हैं और दूसरे की वजह से देखिए दूसरे वाले कॉलम में कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, पी वाले में भी दूसरे कॉलम में है, तो ये हो गया 13 और ये 14वाँ, तो 14वें समूह में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इससे ये मुझे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा, तो आगे से जब भी ये प्रश्न आएँगे तो हम लोग मिलकर इसे हल करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पहला वाला विकल्प किस प्रकार से सही होगा। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि गर्भ निरोधन के किस विधि से शरीर में हार्मोनल संतुलन में बदलाव होता है, यानी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ जो खाई जाती हैं उनकी वजह से महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस होती हैं। ठीक? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो भैया पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, कॉमा प्लस कुछ भी लगा यार, प्लस ही लगा देते हैं। 5 फिर अरे यार प्लस 7, मुझे कॉमा लगाने की ही आदत है, चलो ठीक है। 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद कौन आ जाता है? 9 तो नहीं होता, 11, 13 और फिर 17 भी तो होता है ना? तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए?
हाँ यार 7 लोग तो हो गए हैं। तो 7 से भाग कर देंगे जोड़ने के बाद, पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 7 3 10 1 11, 11 7 18 और 18 ये 5 5 10 28 हो गया। 28 का 8 हासिल आगे 2, 3 2 में 3 ये 4 ये 5, 58/7। तो पहला वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा प्रश्न रहा ये। अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर, लखनऊ, पटना, हरिद्वार। इन सब में लखनऊ जो है वो गंगा तट पर स्थित नहीं है, बाकी सब गंगा के तट पर स्थित हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, और दूसरी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? अब इसमें कोई जोड़ा घटाया नहीं जा रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके जितने भी अक्षर होंगे यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे, और ना भी मिलेंगे तो अपने का उत्तर मिल जाएगा। इतने से आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे पहले डी दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। डी बीच में है ना, तो बीच में कौन है यहाँ पे? ये अपना इसका क्या नाम है? ओम। ठीक है, ये हो गया। अब ओम से शुरू होने वाला केवल यही शब्द है, तो उत्तर हो गया ये। बाकी मिला लेते हैं। ई दिखाई दे रहा है, ई यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है? ये लास्ट में है, तो 2 है, तो 2 हो गया। ई हो गया, एल हो गया। एल का यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिखाई दे रहा है, परसेंटेज हो गया। फिर टी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टी का यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, जाने तो कोई बात नहीं। ए दिखाई दे रहा है, ए आगे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 5 दिखाई दे रहा है, लास्ट में 5। यहाँ पे ये जो है हिस्सा छूटा हुआ है टी के लिए, टी का कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब देखेंगे इन सबको मिला लेंगे। पीछे 5 दिखाई दे रहा है, ओम 2, परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है। तो बस यही चौथा वाला विकल्प होना सही जवाब है, बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योगफल 125 गुणनफल 136, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहे तो 136 का आप गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 और 16, 2 से काटेंगे, 2 2 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 17 दूनी 34। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये 8 हो गया और ये हो गया 17। 17 8 25 25 होता है, और 17 और 8 का गुणनफल 136 होता है। इनके घनों का योगफल ज्ञात करना है, तो 8 का घन प्लस 17 का घन आप करके जोड़ सकते हैं, अगर आपको 17 का घन आ जाए तो। भाई मेरे को तो नहीं आता है। अपन क्या करेंगे, अपन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अपने पास फार्मूला भी होता है ना। कि जैसे कि अगर योगफल दिया गया है, तो भाई आपको दिया गया है योगफल a प्लस बी बराबर आपको 25 दिया गया है, और ए गुणनफल ए बी बराबर 136 दिया गया है। तो अपन यहाँ पे घनों का योगफल ज्ञात करने को कह रहे हैं ना, तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमारे पास वही नहीं है। अगर इस चीज़ के दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मिल जाएगा, और इधर 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। ठीक, ये जो गिनती है उधर जाके घट जाएगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमको 136 दी है, 136 का दुगुना 272, 272 यहाँ पे मिल जाएगा, घटा देंगे। 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, और 12 में से 7 गया, 7 5 12, 5 मिल जाएगा। अच्छे, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 353 दिखाई दे रहा है। वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू हमको 25 पहले से दी है, गुणा किया जाएगा। यहाँ पे आपका यही 353 हो गया है, माइनस ए बी यानी कि 136। सिंपल सा घटाना करेंगे, उसके बाद गुणा करने के तैयार रहेंगे। 13 में से 6 गए, 7 6 13, 7 बच जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2। गुणा करेंगे, 25 7 175 होता है, 5 मिल जाएगा, 17 हासिल हो जाएगा। 25 एकम 25 इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 5 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। 2 लिख दिया, 4 हासिल हो गया। ठीक, 25 दूनी ये 50 4 54। तो सिंपल ये आंसर आ चुका है, पहला वाला विकल्प। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल है ये भी। अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है, ये हमें बताना है। सबसे पहले बात बता देते हैं, समजातीय श्रेणी मतलब समान जाति वाले श्रेणी जो होते हैं, उनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, या फिर कार्बन और हाइड्रोजनों का जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है, लगातार इतने का अंतर होता जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि विकल्पों की। पहले वाले विकल्प में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका लग गया है OH, यानी ये है मेथेनॉल। और ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है, ये होगा कि ये है मेथेन। मेथेनॉल और मेथेन दोनों ही अलग क्रियात्मक समूह वाले हो गए, तो ये तो अपना समजातीय वाले श्रेणी नहीं है।
अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे OH लगा है, ये सामान्य सी बात है। मतलब दोनों ही अपना अल्कोहल वाले समूह हैं। अब ये मेथेनॉल है, ये है प्रोपेनॉल। अब इसमें थोड़ा-सा उल्टा क्रम दिखाई दे रहा है। इनको देखिए, जैसा कि सभी विकल्पों को ध्यान से देखने पे हमको समझ में आ रहा है, जैसे ये मेथेनॉल हो गया और ये हो गया प्रोपेनॉल। वही दोनों चीज़ों को दिया है लेकिन उलट के दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? अंतर दोनों में कुछ नहीं है, दोनों को ही उलट के लिखा गया है, फिर भी गलत माना गया है। और इसको सही क्यों माना गया है? ये देखिए मेथेनॉल है और ये है एथेनॉल। यहाँ पे देखेंगे अंतर आपका CH2 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विकल्प के आधार पे चलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तीनों के तीनों विकल्प जो दिखाई दे रहा है ये समजाति श्रेणी वाले ही हैं। इनके समान जाति वाला ये है, इनके समान जाति वाला सभी समजाति श्रेणी के लिए ही हैं। लेकिन इसमें कौन-सा युग्म सही है, उस हिसाब से चलना है। और विकल्प में भी जब सब सही दिखाई दे रहा है तो उसमें भी कुछ अंतर खोजना है। पहले तो पहला विकल्प इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो समझाती श्रेणी है नहीं। दूसरा गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है। इसमें एक बीच में गायब हो जा रहा है एथेनॉल। अगर तीसरे विकल्प में देखेंगे तो तीसरे विकल्प में ये आपका आ गया मेथेनॉल और ये हो गया एथेनॉल। इसमें आप देखेंगे CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है सामान्य रूप से और इसमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मेथेनॉल से सीधा प्रोपेनॉल हो गया है। इस वजह से ये तीसरे विकल्प को सही माना गया है। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात रह रही है, ठीक है? मतलब सजाती तो हैं, लेकिन बीच में एक यौगिक को गायब करके अगला दिखाया जा रहा है, जिस वजह से ये उसको सही नहीं मान रहे हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के एक समूह में मौजूद तत्वों में किसकी संख्या समान होती है? मैं आपको समूह के बारे में बता दूं, जैसे कि आवर्त सारणी होती है। ये जो S वाला एक पूरी टंडी दिखाई दे रही है, ये समूह है, ठीक है? ये पूरा अपना दूसरा S वाला दूसरा समूह है। यहाँ पे D वाले होते हैं, समूह बने हुए होते हैं। यहाँ यहाँ पे P वाले पूरे समूह बने होते हैं। सभी समूहों में क्या समान होता है? कोष, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कुछ नहीं समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सब। सो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं और 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले बात, ये पुरुष को पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मैन लिखते हैं। देखिए 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष का अगर हिसाब निकाला जाए तो 12 और 8 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? तो 12 अट्ठे 96, 96 दिनों में एक पुरुष एक काम को, उस काम को जिस काम की ये लोग बात कर रहे हैं, उस काम को कर सकता है। और अगर हम महिला की बात करें, तो 10 महिलाएँ हैं, 8 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला 8 धामा 80 दिन में करेगी, ठीक? अब बात कर रहे हैं इनके एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात, इसी को इंटरचेंज बदल दो। या फिर अगर ऐसा समझ पाते हो कि एक आदमी 96 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है, तो उसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1/96 और महिला का हो जाएगा 1/80। अब यहाँ पे मामला ये होता है कि ऐसे अनुपात तो अच्छी बात होती नहीं है मतलब कि बटे में थोड़ा-सा इसको ठीक करना है। तो मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 96 गुणित 80 से ऊपर जब गुणा किया तो कुल मिला के बात इतनी सी रहेगी, 80 इसके पास चला जाएगा और 96 इसके पास चला जाएगा। यही होता है, ठीक है? यही होती है इनकी क्षमताओं का अनुपात। तो यही अनुपात निकाल लेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। काट लेते हैं, 8 दहम्मा 80 और 8 से ये भी कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96 होता है ना? 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 5:6 जो हो जाएगा ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? बहुत सिंपल प्रश्न था, बहुत आसान। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे हैं वास्तविक मज़दूरी दर के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है? वास्तविक मज़दूरी दर क्या होती है कि वास्तविक मज़दूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता मतलब मैक्सिमम जितना उत्पादन कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रमिक, तो वही है श्रम की सीमांत उत्पादकता, मैक्सिमम जितनी उत्पादन तक कर सकता है वही उसके बराबर होती है। तो ये होती है वास्तविक मज़दूरी दर। कितनी खतरनाक बात है, इसको पढ़ कर के ये भय लगता है कि यार चूसते जाओ मैक्सिमम जितना लिमिट तक खींच पाओ। भाई ये तो लिमिट है यार, कहाँ से, मशीन थोड़ी ना है इंसान। खैर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहना है कि उज्ज्वल के पास ₹50, ₹100, ₹200 के मूल्य वर्ग के 5,250 रुपए की करेंसी नोट हैं। प्रत्येक वर्ग मूल नोटों की संख्या समान है, यानी कि सभी नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं। अगर सभी के पास संख्या समान है तो सभी को मान लो यक्स नोट है। जैसे ₹50 वाली जो नोट है वो अगर यक्स है तो वो 50 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अपना हो जाएगा ये 100 एक्स, फिर
200x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5250 के बराबर हो जाएगा। 100 200 जोड़ेगा 300, 350x, 350x बराबर 5200, सॉरी 250, इतना हो जाएगा। एक ज़ीरो काट दो और 5 से काट दो, 5 7 35, 5 एकम 5, 0 5 बचा 25, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 बचे 35। एक्स बराबर हमको 15 दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 नोटों की संख्या कुल नहीं हो जाएगी, इसमें कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है ना। तो भैया 50 के 15 नोट है, 100 के भी 15 नोट है और 200 के भी 15 नोट है, यानी 15 तिया 45 नोट उसके पास कुल मिलाकर है। 45 अपना सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में पहले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे, जो कि हो जाएगा 3 2 5। फिर उसके बाद यार ब्रैकेट के साथ वाला जो काम चल रहा है उसको पहले कर लेंगे। 5 दूनी है 10 हो जाएगा और वो भी माइनस में 10 हो जाएगा। फिर गुणते 20 भी है साथ में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। 20 दम 200 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -200। ठीक है, और बड़ा वाला कोष्ठक के पास तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे 2 से भाग करने की बात कर रहा है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये -100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये -2 के साथ गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 200 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो है उसके आगे प्लस है, तो प्लस 1 ही है, ये 201 हो जाएगा। ठीक है, तो 201 अपना सही जवाब हो जाएगा। क्या सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब मजाक करना कोई इस सवाल से ही सीखे, बढ़िया है। चलिए, बैठक व्यवस्था का ये भी एक शानदार प्रश्न आता है, जिसमें सभी लोग उत्तर की ओर मुँह करके बैठे रहते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें कितने लोग बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न में कुछ कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि क्यू डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य में बैठा है, तो हम ऐसे बैठा देते हैं डब्ल्यू को, ऐसे बैठा देते हैं जेड को, बीच में बैठा देते हैं क्यू को। बहुत अच्छी बात है। जी डब्ल्यू के दाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू के दाईं ओर मे बी पॉसिबल, डब्ल्यू इधर हो सकता है, क्यू इधर हो सकता है, जेड इधर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर नीचे वाली व्यवस्था में देखा जाए डब्ल्यू के दाहिनी ओर छठे स्थान पे, तो 1 2 तो हो चुका है, 3 4 5, छठवें स्थान पर जी बैठा होगा। और अगर ऊपर वाली व्यवस्था रहेगी तो 1 2 3 4 5 और छठवें स्थान पर जी बैठा रहेगा, ऐसा हो सकता है। जी के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति जी के दाहिनी ओर बैठे हैं। जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बाएं सिरे पर देखो बैठा है, ये जेड सही जवाब है, यानी नीचे वाला मामला गलत है। ठीक है, ऊपर वाला ही सही है। यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया रहा। तो हमने यहाँ पे 2 सीरीज़ बना कर रखे, बहुत अच्छा किया, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत होने ना पाए और हर हालत में हम सही रहें। तो बेहतरीन रहा ये प्रश्न। चलिए अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। तो इस प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दिखाई दे रहा है। कथन तो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष के रूप में ये 4 दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है, सत्य नहीं मतलब असत्य वाला जो गलत है वो हमें खोजना है। 3 सही 1 गलत है। ठीक है, तो भैया पहला वाला देख लेते हैं कि x बड़ा है a से। देखेंगे a और x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमको x की तरफ छोटे होने का निशान दिखाई दे रहा है कथन में। कथन में देखेंगे तो कथन कह रहा है कि x छोटा है, जबकि निष्कर्ष कह रहा है कि x बड़ा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, इसी वजह से ये सही के निशान लगा हुआ है। सही उत्तर है। आगे देखते हैं कि x बड़ा है y से। x और y के बीच में यहाँ देखे तो सकते हैं रिलेशन है। y से बड़ा b है, v के बराबर x है, तो बिल्कुल सही बात है कि x भी v से y से बड़ा ही होगा, तो ये सही जवाब है। तीसरा वाला देखेंगे a बड़ा है h से। a और h के बीच के यहाँ पे रिलेशन देख पाते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि a बड़ा है c से और c बड़ा या बराबर है h के, तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ा तो अपना a है ही, तो ये एकदम सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चौथा वाला देख लेते हैं कि L बड़ा और बराबर है V के, तो हम L और V के बीच का रिलेशन देख पाते हैं। V और X बराबर है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, बस यहाँ पे L बड़ा होना चाहिए। तो L की ओर मुँह खुला हुआ है, यानी L बड़ा है और बराबर का निशान भी लगा है, तो ये भी सही है। तो ये 3 लोग सही है, यही वाला गलत है, तो अपन बिंदी किस पे लगाएंगे? यही अपने पहले वाले विकल्प पे लगाएंगे, जो कि है। ठीक। अगला वाला प्रश्न है कि राजस्थान में अ, एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है। ऐसा कौन सा समुदाय है जो प्रकृति प्रेमी है, जो वन और वन्य जीवन का संरक्षण करता है? तो विश्नोई समाज या विश्नोई समुदाय है, जो वन या वन्य जीवन का संरक्षण करता है। तो बहुत ही बेहतरीन समाज है ये। तो अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका लघुत्तम सहअपवर्तक क्या होगा? तो भैया आपको जैसे कि पता है, शाहबाद संख्याएँ जैसे 4 और 5 हो गई। 4 क्या है? आप कहेंगे सर ये अभाज्य तो नहीं है। पर देखो, शाहबाज्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में इनका मासा क्या हो? एक हो। कोई भी
संख्या से ये दोनों आपस में कट ना रहे हों, उनको सहभाज्य कहा जाएगा। और जब इनका लासा निकालने की बात आती है तो इनका सीधा-सीधा गुणनफल ही इनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। इस वजह से चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ठीक है? और अगर इनका मासा पूछा जाए तो हमेशा 1 बताया जाएगा, मतलब 2 सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। ओके? अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आय की 1/2 है, 1/3 है, 1/3 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उनकी आयु का योगफल 86 हो जाएगा, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अरुण की वर्तमान आयु को यक्स मान लेते हैं, पिता उसके 3 गुना हैं, मतलब अरुण की चाचा की आयु की 1/3 है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके चाचा 3 गुना उससे रहेंगे। 5 साल बाद की बात कर लेते हैं, तो अरुण भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसका चाचा भी 5 साल बड़े हो जाएँगे। इन लोगों का योगफल कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ करके अपना 4x हो जाएगा, 5-5 10 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो 76 बचेगा। ठीक है? डायरेक्ट हमने घटा दिया है। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 नौए 36, एक्स बराबर 19 आ रहा है। 19 क्या है? एक्स की वैल्यू है और हमने अरुण को ही एक्स माना था, इस वजह से 19 वर्ष अपना सही जवाब हो जाएगा, जो कि अरुण की वर्तमान आयु होगी। ठीक है? तो वही साहब देखेंगे अगला वाला प्रश्न जिसमें कह रहे हैं श्याम और सुंदर है। एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों तक काम किया है। सुंदर उसके साथ जुड़ गया है। दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया है। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा ये हमको बताना है। तो भाई बात साहब, बात इतनी सी है कि जैसे श्याम हो गया और सुंदर हो गया, ठीक है? ये श्याम हो गया, ये सुंदर हो गया। ये 16 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है। 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है, वो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं यार, कितना होता है भाई साहब? 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 नहीं 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, अच्छा 3 दूनी 6, 6 8 48, 48 होगा भाई साहब। 16 32, 16 तिया 48, 24 दूना 48, ठीक है। तो भाई साहब मामला ये हो गया कि सबसे पहले श्याम काम शुरू करता है, 10 दिनों तक काम करता है। मान लीजिए टोटल काम 48 है, ठीक है? मान लीजिए टोटल काम 48 है। श्याम काम शुरू करता है और 10 दिनों तक काम करता है। वो 1 दिन में 3 काम खत्म कर लेता है, तो 10 दिन में 30 काम खत्म कर लिया। 48 में से 30 घटा देंगे तो 18 बचेगा और 18 बचने के बाद भाई साहब बात ये होती है कि दोनों लोग साथ में मिल जाते हैं, तो 3 दूनी 5 काम खत्म कर लेंगे। अब 18 काम बचा है, 5 से भाग करके हम पता कर लेंगे कि कितने दिन में ये काम खत्म होगा। तो 5 तिहाई 15 होता है, कितना बचेगा? 3, 3 सही 3/5। तो भई 10 दिन तो पहले काम हो चुका था, फिर 3 सही 3/5 दिनों तक आगे काम चल रहा है। तो ये 10 3 13 हो जाएगा, 13 सही 3/5 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। तो ये भी बेहतरीन तरीका होता है काम के निकलने दिनों की संख्या को निकालने का। बहुत अच्छा तरीका होता है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खाने वाले सोडे का बेकिंग सोडे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है? NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा होता है, ठीक है? ओके, इनमें ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये अगर कमेंट करके बताना चाहो तो बता सकते हो। मैं चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि नवरोज़ या नवरोज़ किस धार्मिक समूह का या समुदाय का नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो पारसी का पारसी समुदाय का जो नव वर्ष है वो नवरोज़ के रूप में मनाया जाता है या फिर कहा जाता है। तो भारत किस प्रकार की सरकार है, यह प्रश्न है। तो सांसदीय है, राजतांत्रिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, अल्पतांत्रिक नहीं है, ये सांसदीय व्यवस्था है, ठीक है? भारत एक सांसदीय प्रकार की सरकार है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें एक क्या कहते हैं श्रृंखला दी गई है। बस इसमें श्रृंखला का मामला ही है। सबसे पहले बात तो हम यहाँ पे बड़ा वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक? इसमें एमएम, दिया गया है। अब हम यहाँ शुरुआत में देखेंगे जहाँ पे शुरू एम से हुआ है फिर एन दिखाई दे रहा है। अब एन को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एक एन होना चाहिए। फिर यहाँ पे पीएल दिखाई दे रहा है, एल के पहले पी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पी होना चाहिए, मेरे ख्याल से पी होना चाहिए। एक बार व्यवस्था बन जाएगी, फिर देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डबल एन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे एन है, एम डबल हो चुका है तो डबल एन होना चाहिए। तो PL, MM, MM और NN, PL, MM, NN और PLM, ऐसा वाला मामला बन रहा है। तो NP, डबल एन और MN और LPL, देखेंगे चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जा रहा है।
तो ये थोड़ा-सा ईज़ी था, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। एक बहुत प्यारी सी सीरीज़ ये चलती जा रही थी, जिस वजह से इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अगला वाला प्रश्न है कि इसमें सीरीज़ दी गई है, वही श्रृंखला दी गई है, अक्षर, संख्या और प्रतीक की। तो कितनी संख्याएँ हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक प्रतीक है? यानी पहले संख्या देखनी है, संख्या के पहले एक अक्षर होना चाहिए और अक्षर के बाद एक यहाँ पे प्रतीक होना चाहिए, कुछ ऐसा। अक्षर, संख्या, प्रतीक। तो पहले बात तो कोई अक्षर यानी गिनती देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक गिनती है, अक्षर हो गई। फिर कोई सॉरी अक्षर नहीं, अरे, अरे! नहीं, ना गलत है। अक्षर माने एबीसीडी। एबीसीडी देख लेते हैं, जैसे एन है, एन के एस है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे एन है, इसके बाद संख्या है, उसके बाद प्रतीक है। तो ये अक्षर, संख्या, प्रतीक बन चुका है। अब यहाँ पे कोई संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे 6 के पहले कोई संख्या के पहले कोई अक्षर नहीं है, और कोई संख्या दिखाई दे रही है 4, इसके आगे कोई अक्षर नहीं है, 2, इसके आगे कोई अक्षर नहीं है। तो हमको केवल 4 के आगे एक अक्षर एन और बाद में एक प्रतीक दिखाई दिया, तो केवल एक अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक प्रश्न था, काफ़ी अच्छा, बढ़िया। तो अगला वाला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये दोनों संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से इनमें कौन-सा संबंध है? ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल रहा और काफ़ी लंबा समय लगा समझने में। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि 22 में से 6 घटाएँगे, तो आपको मिल जाएगा कितना? 18 मिल जाएगा। नहीं, कितना मिलेगा? 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। और इस 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा, जिसका दुगना भी होता है 16। ये बात हो रही है। ऐसे ही 47 में 13 घटाएँगे, 7 में से 3 गए तो बचेगा 4, और 4 में से 1 गया, बचेगा 3, 34 हो गया। ऐसे ही 13 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको 17 मिलेगा, जिसका दुगना भी 34 ही होता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये दूसरे विकल्प में, 33 में 5 घटाएँगे तो आपको मिलेगा 28, ठीक है? और 9 5 होता है 14, जिसका दुगना होता है एज़ यूजुअल 28। तो ये जो दूसरा विकल्प है, वो आपका सही हो जाएगा, ओके? तो अगला प्रश्न देखेंगे हम, जिसमें उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये प्रश्न श्रृंखला एक दिखाई दे रही है, संख्या श्रृंखला एक दिखाई दे रही है, जिसमें 9.6 से 8.4 हो रहा है, और एक सामान्य घटना के आधार पर हम देख रहे हैं कि 2 और 1, हालाँकि 1.2 को घटाया जा रहा है। वही देखेंगे तो आगे भी 1.2 को ही घटाया जा रहा है, और आगे देखेंगे तो भी 1.2 को ही घटाया जा रहा है। अब 6 में 1.2 को घटा दीजिए, तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। हासिल ले लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 4.8 आपका उत्तर हो जाएगा, और ये बेहतरीन उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें 6 विद्यार्थी मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति, शिखा ने मार्च महीने में अलग-अलग दिनों में अपने प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन 11 से 16 मार्च के बीच दिए गए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, फिर 14 को, फिर 15 को और फिर 16 को दिया गया है, तो टोटल 6 दिन है। 6 मित्र हैं, इन सभी ने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। अंशुल ने 14 तारीख को प्रेजेंटेशन दिया है, तो हम यहाँ पे अंशुल का नाम डाल देते हैं। ये हो गया अंशुल का। अ, और शिखा ने अंशुल से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया है, तो शिखा ने उससे ठीक पहले दिया है, तो हम शिखा का नाम डाल देते हैं उससे ठीक पहले वाले में। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया है, तो भई ये शिखा अगर यहाँ पे हो गई है, तो प्रीति 11 तारीख को भी प्रेजेंटेशन दे सकती है, और 15 तारीख को भी प्रेजेंटेशन दे सकती है, ठीक है? शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था। तो शिखा का प्रेजेंटेशन जो है प्रीति के बाद था, यानी प्रीति का पहले रहा होगा, और जैसा कि प्रीति के और शिखा के बीच में एक गैप था, तो मतलब प्रीति 11 तारीख को ही प्रेजेंटेशन दी थी। तो प्रीति हो गई, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। और आगे क्या करना था कि शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा जो है वो प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था। अवनी 15 या 16 तारीख को दे सकती है प्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया है, तो अवनी ने पहले दिया है, तो अवनी का नाम पहले आ जाएगा, अवनी का नाम पहले आ जाएगा। मधु का नाम हम बाद में रखते हैं, क्योंकि मधु ने अवनी के भी बाद में दिया। अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया है। तो 15 तारीख को किसका प्रेजेंटेशन हो चुका है? तो अवनी का प्रेजेंटेशन हो चुका है 15 तारीख को, 12 तारीख को,
इन 6 में से जिसका नाम नहीं आया था आरव का, वो आरव यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में हमें क्या देखने को मिलता है कि वह प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिस वजह से विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहा जाता है, जिस वजह से हम हमारा जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यह सही जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो वह किस समूह से संबंधित है? चौथा, 18वां, 10वां और 6वां समूह। आपको बता दें कि जो पीरियोडिक टेबल इतनी लंबी सी होती है, इसमें जो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जो खाने बने होते हैं, सॉरी मैंने ज़्यादा कुछ बता दिया। तो ये जो पहला दूसरा खाना आपको दिखाई दे रहा है, यस ग्रुप से होता है। फिर यहाँ पे 10 खाने बने रहते हैं, फिर यहाँ पे 6 खाने बने रहते हैं। और आखिरी खाने में जो भी तत्व होते हैं, उन सब का जो होता है वो अक्रिय गैसें होती हैं आखिरी में। ठीक है, टोटल 18 लाइनें होती हैं। ये 2 हो गई, ये 10 हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे 6 हो गए, तो टोटल 18 होती हैं। अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें उन्हें कहते हैं जिनका अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता हो। हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोश में रहते हैं। तो जैसा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको आखिरी में 8 दिखाई दे रहा है, तो वो ये आखिरी वाले में ही रहेगा, यानी 18वें समूह में ही रहेगा। ठीक है? तो ये एक सामान्य सी घटना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा तेज़ी से घटने लगी थी? तो 1980 के दशक में यह घटना सामने आई थी पहली बार। पहली बार हुआ था कि पता नहीं, मे बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा से तेज़ी से घटती हुई नज़र आई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई साहब, इसे 1/2 प्लस 1/3 करके जोड़ा जाएगा। नीचे का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। 3 इधर, 2 इधर, यानी कि 5/6 उलट दिया जाएगा, तो 6/5 यानी 6 से भाग कर दिया जाएगा। 6 को भाग किया जाएगा 5 से, उल्टा जाएगा। ठीक है भैया? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 6/5 इसको उलटना ज़रूरी होता है, यानी 5 से 6 में भाग होगा, तो 5 एकम 5 और दशमलव 0, 5 दूनी 10, यानी 1.2 ओम। आप दूसरा विकल्प देख सकते हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेता था? तो वो नेता थे भाई, तो चंद्रशेखर आज़ाद ये थे। ठीक है? अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो सबसे पहले हमें v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले बात तो यहाँ पे अवतल दर्पण है। दर्पण होने की वजह से इसके जो सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अपनी फोकस दूरी है, हमको यहाँ पे पहले v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1/v बराबर 1/f। f कैसे बनाता हूँ मैं? f माइनस 1/u करना पड़ेगा। और यहाँ पे फोकस दूरी इनकी दी गई है 2.5, तो माइनस 2.5 रखेंगे। माइनस में 2.5 क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये अवतल है। माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो -5। ये भी माइनस में रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव हटा दो, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर बिना ऐसे कहीं किया जा सकता है। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 पचम 25, 5 दूनी है 10। ऊपर -2/5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/5 हो रहा है। -2 में 1 2 घट जाएगा भाई, 1 घट जाएगा तो -1/5 मिल जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/5, और v की वैल्यू हो जाएगी -5, यानी कि 5 हो गई भाई। अब यहाँ पे आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है? -v/u होता है। अब v की वैल्यू पहले बात तो -5 है, और u की वैल्यू -5 है। -1 माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो -1 प्राप्त हो जाएगा। -1 आवर्धन दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न रहा ये। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक सेल के दौरान एक
एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग-अलग प्रकार की क्रमिक छूटों को चुनने का विकल्प प्रदान करता है और किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन-सा विकल्प दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? यानी आपको दुकान के मालिक के तौर पर देखना होगा कि उसे किस पे ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। एक खरीदार के तौर पे नहीं, मालिक के तौर पर क्या बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो आपको फ़ॉर्मूला बता देते हैं क्रमिक छूटों के लिए। आपके लिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस प्लस माइनस एक्स गुणित प्लस माइनस वाई बटे 100 हो जाता है। ठीक है? ये समझ में आ गया फ़ॉर्मूला? अब चूँकि ये सभी सब छूटे हैं तो सभी लोग माइनस में रहेंगे। जैसे -35 और -5, ठीक है? फिर प्लस लग जाएगा। ऊपर -35 गुणित -5 बटा 100 रहेगा। अब समझ ही सकते हैं दोनों माइनस का इसमें आपस में गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। 35 और 5 का गुणा हो जाएगा बटे 100 रहेगा। देखिए 35 और 5 को जोड़ने पर 40, 25 और 15 को जोड़ने पर 40, 30 और 10 को जोड़ने पर 40 और 20 को जोड़ने पर भी 40 ही हो रहा है। तो आगे की ओर हमको -40 ही मिलेगा, पीछे वाली गिनती से ही मतलब है। तो फिर से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हो रहा है आपका -40, ठीक है? और प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाली गिनती गुणा करके प्लस में हो जाएगी। 35 और 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15 दूनी 17 और बटे 100 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो भैया वही अपना एक ये हो जाएगा 1.75। अगर 1.75 प्लस में रहता है तो अगर इसमें से घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा ये देखो 38.25% का ये क्या कहते हैं छूट दे पा रहे हैं। तो 38 पॉइंट जाना थोड़ा-सा ज़्यादा अ, ज़्यादा कम कैसे हो पाएगा जब तक दूसरे नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम -40 होगा, 15, 25 और का गुणा कर लेंगे पहले तो देखेंगे क्या हो रहा है। 25 पंजे 125 को 5 हाथ से लेके 12, 25 से कम 25 और 12 जोड़ देंगे तो 7, ठीक है, और 2 1 3 और यहाँ पे 3.75 मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने? 15 पचे 75 को हाथ से लेके 7, 15 दूनी 30, 7, 37, हाँ, सही है। इतना, अगर इस चीज़ को इसमें से घटाएँगे, तो हमको क्या मिलेगा? मतलब इधर वाली गिनती बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए माइनस वाली गिनती में प्लस वाली गिनती हमको घटाएगी। अब यहाँ पे ये 38 आ गया था, ये कुछ बड़ा है तो और से 37 दशमलव कुछ आएगा, मतलब इतनी छूट मिलेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अंक इधर की ओर लाना है, ताकि छूट कम देनी पड़े दुकानदार के नज़रिए से, ठीक है? अब यहाँ वाले में देखेंगे ये -40 रहेगा और प्लस में 3 मतलब यहाँ पे 3% का ही रहेगा। क्योंकि 3 दहमत मतलब वो है 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे -40 रहेगा और प्लस 2 दूनी 4 रहेगा। तो सबसे बड़ी गिनती यहाँ पे मिल पा रही है क्योंकि 4 जब इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पे केवल 36% की छूट देंगे, ठीक है? बाकी में 38% हो रहा है, यहाँ पे भी अगर घटाएँगे तो वो भी थोड़ा-सा 36 से बड़ा ही अंक रहेगा, यानी ज़्यादा छूट देनी पड़ रही है। और जब ये वाला परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पे केवल 36% की छूट देनी पड़ रही है, यानी दुकानदार के नज़रिए से ये काफ़ी लाभ वाला काम है। तो इस वजह से ये चौथा वाला विकल्प ना सही जवाब है। यहाँ पे सवाल के हिसाब से समझना पड़ रहा है कि आप किस में लाभ पा रहे हैं, एज़ अ ग्राहक नहीं, एज़ अ दुकानदार आपके लिए क्या लाभकारी है, ठीक है? और एक ग्राहक के तौर पे आपका ये सबसे सर्वोत्तम है, पहला वाला विकल्प, और एक दुकानदार के तौर पे चौथा विकल्प सबसे सही है, ठीक? अगला प्रश्न है कि जब एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है, तो नीचे दिए गए कौन-सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है? ऐसे 2 समांतर रेखा, ऐसे तिरछी रेखा। आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये देखेंगे, ये आंतरिक एकांतर कोण की लाइनें खींच दी हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल ये हमेशा सही होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःसम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो भाई साहब ये गलत है। तिर्यक रेखा के जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होते हैं, उनका योगफल हमेशा 180 होता है, ये होता है। निर्मित आसन्न कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण हमेशा बराबर नहीं हो सकते हैं। जब ऐसे समांतर लाइन हो और एक से 90 अंश का कोण बनाती हुई जाए तभी हो सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण संपूरक नहीं होते भैया, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संपूरक नहीं होते हैं। तो केवल पहला वाला विकल्प ही अपना सही जवाब देता है, बाकी सब गलत है। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि यदि x -1/x बराबर 2 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर और माइनस 2 गुणित एक्स गुणित 1/एक्स मिलेगा। सामान्य सी बात है, आगे 2 दूनी या 4 मिल जाएगा, ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे जो -2 है उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर हमको 4 2 6 दिखाई दे रहा है। घाते 4 तक ले जाना है, दोबारा वर्क करेंगे तो यहाँ पे एक्स पावर 4
प्लस 1/x⁴ प्लस की बार प्लस आ जाएगा 2 × x, वही वाला अपना कट जाएगा, खाली 2 बचे रहेगा। यहाँ पे 6×6 36 होगा, 2 उधर जाके घट जाएगा। अब की बार प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 36 में 2 घट जाएगा तो 34 के रूप में हमको देखने को मिल जाएगा। चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। एक सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इस रूप में हानियाँ होती हैं, तो ऊष्मा के रूप में हानियाँ होती हैं। जब भी बिजली बहती है, तार गर्म हो जाते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से वो ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक। उसका यूज़ हम हीटर में कर सकते हैं, लेकिन हीटर से पहले वाले वायर में अगर वो चली जाती हैं तो उसमें हानियाँ होती हैं। देखिए, इसमें भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे ध्वनि कभी-कभी उत्पन्न होती है। जो हाई वोल्टेज तार होते हैं उसमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। प्रकाश तो बहुत मुश्किल से ही निकलता है और चुंबकीय हानियों से कोई मतलब ही नहीं है। खाली ऊष्मा के रूप में तार गर्म हो जाता है, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है, ठीक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जहाँ पे दिशा दूरी से संबंधित है कि राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम है। पहले बात तो यहाँ पे किसी अभिषेक को खड़ा कर दो, ठीक है। इसके दक्षिण और पश्चिम के बीच में कहीं पे राम को खड़ा कर दो। ये राम को खड़ा करना था, ये हम राम को कर दे रहे हैं। अर्जुन राम के उत्तर में है। अर्जुन है जो राम के यहाँ पे उत्तर में है। अर्जुन, अर्जुन, ये हमने अर्जुन को कर दिया है। और अभिषेक के पश्चिम में, अभिषेक के ठीक पश्चिम में अर्जुन है, बहुत अच्छी बात है। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है। पूजा जो है अर्जुन के भी पश्चिम में है। पूजा यहाँ पे अर्जुन के भी पश्चिम में है। अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति, अभिषेक यहाँ है, पूजा यहाँ पर है। अभिषेक के हिसाब से देखा जाए तो पूजा पश्चिम की दिशा में है, तो दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब जा रहा है। आपने समझ लिया कि बहुत आसान है ये, कोई समस्या नहीं है, बस नाम लिखने में मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि वेन आरेख, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन बच्चों की संख्या को दर्शाती हैं जो डे केयर में किसी विशेष खिलौने के साथ खेलते हैं। यहाँ पे बारबी डॉल है, लेगो ब्लॉक्स है, रेसिंग कार है, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बारबी डॉल खेलते हैं और ना ही रेसिंग कार खेलते हैं? जो बारबी डॉल ये वाला हिस्सा है, जो रेसिंग कार ये वाला हिस्सा है, इसको छोड़कर लोगो ब्लॉक खेलने वाले 41 बच्चे हैं। तो यहाँ पे देख लो 41 अपना सही जवाब के रूप में दिखाई भी दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। बहुत सिंपल सा ये है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:3, 4, 6, 7, 11, 13, 15 है। इस बहुभुज के सबसे बड़े अंतःकोण के माप क्या होगा? और सबसे बड़ा वाला 15 वाला है, उसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? ये ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो n-2 180 ये फार्मूला लगेगा। 8 भुजाएं हैं तो 8 में से 2 गया तो 6 मिलेगा और गुणा करा देंगे 0, 8 छंग 48, यहाँ से लगे 4, 6 कम 6 4 10, 1080 मिल गया। 1080 जो हो गया, ये हो गया इनके अंतःकोणों का योगफल। और इन सभी गिनतियों को जोड़ डालो तो 15 3, अरे ऐसे 15 3 ऐसे कौन जोड़ता है भाई? ठीक है, ऐसे तो नहीं जोड़ा जाता है। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए, 4 3 7 3 1 4 4 4 8 8 6 14, 14 7 21 21 10 31 32 32 10 42 3 45 45 5 45 5 50 10 60, तो 60 x बराबर आपको ये दिखाई दे रहा है, 0 काट देंगे, 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, हाँ 18 छक्का 108, x बराबर 18 दिखाई दे रहा है। तो हमको 15x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 गुणित 18, 18 पंचे 90 का 0 यहाँ से लगे 9, 18 कम 18 9, 18 9 8 17 7 27, 270 हमारा सही जवाब के रूप में देखने को मिल जाता है। सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग किया हमने और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है यह है, अनाक्षी श्वसन में दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ग्लूकोज होता है और अनाक्षी श्वसन, जब ये श्वसन की प्रक्रिया होती है तो ये किसी चूज में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये एथेनॉल में टूटता है। C2H5OH एथेनॉल में ये टूटता है। ओके, तो यही अपना सही जवाब है, एथेनॉल। आगे चलते हैं हम। और वैसे इसमें कुछ और
लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जल नहीं होता है, पायरूवेट नहीं होता है, एथेनॉल ही अकेला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उस संख्या का चयन कीजिए जो कि दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 1331, 729, 343, 125 वाट। तो यहाँ पे देखने पर हमको लगता है कि कोई तो घन हो रहा है, कोई ना कोई चाहिए। 5 का क्यूब है यहाँ पर, 7 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब, यहाँ पे 11 का क्यूब। तो 2-2 गिनती घटते आ रही हैं। तो 5 में से 2 गया तो मिल जाएगा 3। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 अपना सही जवाब हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। ठीक। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के जिम्मेदार है? तो जेट धाराएं इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें में से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लौह यानी कि आयरन, जो कि पालक में मिलता है आराम से, पालक वोलक और ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ताकि खून की आपकी वृद्धि हो सके। ओके। अनार का दाना खाने से मतलब भाई उसमें भी आयरन होता होगा, तब खून बढ़ेगा ही, लेकिन उसके लाल रंग की वजह से खून नहीं बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तब मांसपेशियों की कोशिकाएं किसको दर्शाती हैं? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण के रूप में दर्शाती हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिस वजह से हमें थकान लगती है, और जब हम थोड़ा आराम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल का ये जो है कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी थकान चली जाती है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण सही जवाब है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे जो कि है एक बहुत बढ़िया प्रश्न, जिसमें 6 लड़कियां हैं एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं, और इसी क्रम में होना ज़रूरी नहीं है। एक सर्कल हम बनाते हैं जिसमें हम 3 लाइनें ड्रॉ करते हैं, जिस वजह से हमें 6 पोजीशन मिल जाती है। अब शुरू करते हैं। ई सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। सी के बाईं ओर पहले सी बना दो, सी के पहले यहाँ पे, दूसरे पे यहाँ पे ई बैठ गया। ठीक है। एस वी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, उसको छोड़ो। सी वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सी जो है वी के बाईं ओर, वी के पहले वी बना दो, वी के बाईं ओर ठीक बगल में सी बैठी है, हो गया। अब एस वी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है वो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, पहला दूसरे स्थान पे एस बैठी है वी के। ठीक है, ये हो गया। एन ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एन बैठा है, यहाँ पे बैठ गया, सही है, बैठ गई है। लड़कियां हैं तो बैठ गई है, इसी वजह से कह रहे हैं। अच्छा, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सी के बाईं ओर हमने बैठाया ही किसी को नहीं है, इसमें से नाम छाट लो, कौन छूट गया है? एम छूट गया है, तो एम बैठी होगी। तो चौथा विकल्प अपना एम यहाँ पे सही जवाब हो जाता है, बैठ गई है, अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न देखते हैं जो कि कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे पास हो रहा है। ठीक है। कथन में क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ बैल मोर हैं। लो भाई साहब, कुछ बैल मोर हो जाते हैं। ये बैल है, ये मोर है। आगे है कि सभी मोर चीते हैं। जितने मोर हैं वो चीतों के अंतर्गत आ गए। ये हमने बना दिया चीता, चीता बना दिया है। सभी चीते घोड़े हैं, जितने चीते हैं वो घोड़ों के अंतर्गत आ गए। लो भाई साहब, हमने घोड़ा बना दिया, घोड़ा। कुछ घोड़े मोर हैं, घोड़ों का कुछ हिस्सा मोर में है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई संदेह हमें नहीं है। कुछ चीते मोर हैं, जो चीते का कुछ हिस्सा है वो मोर है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई समस्या नहीं है, कुछ चीते मोर हैं। सभी मोर घोड़े हैं, जितने भी मोर हैं वो घोड़ों के अंतर्गत हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों के तीनों निष्कर्ष एकदम सही जा रहे हैं, तो एकदम सही बात है। आप यहाँ पे विकल्प में देख सकते हैं कि निष्कर्ष 1, 2, 3 पालन करते हैं, तीसरा वाला एकदम सही चल रहा है, इस हिसाब से हमने देखा कि एकदम सही है। तो इसी के साथ ये हो जाता है पेपर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।